फिल्मों से राजनीति में आए लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और ऐसे में एक शकी निगाह से उनको देखा जाता है आजकल जो फिल्मों से राजनीति में आए हैं। लेकिन हमारे साथ एक किरदार हैं जिन्होंने फिल्मों में जितनी ईमानदारी से अपनी भूमिकाएं की, राजनीति में भी शायद उतनी ही ईमानदारी से और बने हुए हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त राज बब्बर। गुड़गांव से आपको इस बार फिर से आपकी पार्टी ने चुना है चुनाव लड़ने के लिए, और मैं ये देख रहा हूँ कि सफलता असफलता सबके बीच आप सियासत में डटे हुए हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, सियासत में भी रहते हैं। ये दोनों जो रोल्स हैं जगल करते हैं और आप पर आरोप भी नहीं लगता है कि भाई आप तो फिल्म वाले हैं? दरअसल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फिल्म वाला होना कोई बुराई नहीं है। हर पेशे की अपनी अपनी पहचान होती है। जर्नलिस्ट की पहचान है, फिल्म वालों की पहचान है, डॉक्टरों की पहचान है, वकीलों की पहचान है। फिल्मों में काम करना, थिएटर में काम करना ये मेरा पेशा है और मेरे पेशे के साथ मेरी सामाजिक जीवन से कोई उसका लेना देना नहीं है। सामाजिक जीवन मैं अपनी रुचि से करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे कर्म ने जो मुझे पहचान दी है और ये मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे पहचान राज बब्बर का नाम दिया है और राज बब्बर का नाम इतने बरसों तक सलामत रखा है, मैं उनके लिए कुछ करूँ। और यही वजह है कि मैं उसको राजनीतिक मंच नहीं कहता, सामाजिक मंच कहता हूँ। लेकिन आजकल इस तरह से लोग नहीं देखते हैं। अच्छी बात है कि आप अपने इस किरदार को ऐसे देखते हैं, पर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और जानकारी आपके बारे में हासिल कर रहा था तो मैंने पाया कि आप उत्तर प्रदेश, खास तौर पर आपकी जो कर्मभूमि रही है राजनीतिक जीवन का जहाँ तक सवाल है, और अगर हम देखें तो अभी तक तमाम चुनाव आप उत्तर प्रदेश से ही लड़ते आए, लेकिन पहली दफ़ा आप एनसीआर क्षेत्र, खास तौर पर हरियाणा के गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी कोई खास वजह? वजह तो मैं नहीं जानता क्या खास है और क्या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गुड़गांव के साथ शायद बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। मेरा परिवार पार्टीशन से पहले वो जो उस वक्त इकट्ठा पंजाब था, पंजाब मतलब पंजाब में आए जिसमें अम्बाला भी था, जिसमें जो है और भी दीगर इलाके थे, फरीदाबाद जैसे बहुत सारे रिश्तेदार फरीदाबाद में हैं। मेरे भी बुजुर्ग जो है पहले अम्बाला में आए, फिर वहाँ से उनको जो अलॉट हुआ, रेलवे की नौकरी में थे, वहाँ से जो अलॉट हुआ तो वो अलॉट उनको आगरा हुआ। और इस तरह से हम वहाँ पे, मेरे पिताजी भी वहाँ रेलवे में नौकरी करते रहे, मेरे दादा भी वहाँ नौकरी करते रहे, तो हम यूपी में आगरा में और आगरा के आसपास जैसे टूंडला वगैरह में बस गए। मैंने वहाँ कोई, मेरे घर परिवार की कोई प्रॉपर्टियाँ, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। मैं 25 साल सांसद रहा हूँ आगरा और आगरा के आसपास, 5 टर्म रहा हूँ और लगातार रहा हूँ 1994 से लेके और 2021 तक। मैंने वहाँ कोई प्रॉपर्टियाँ नहीं बनाई, ना मेरे बुजुर्गों ने बनाई। मैं ज़रूर वहाँ किराए के मकान पर रहा, इसलिए रहा कि मुझे लगा मैं यहाँ अपना मकान बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लोगों के बीच में काम करने के लिए आया हूँ। और मैंने काम किया और बहुत ईमानदारी से किया। और अगर आज भी अगर आप आगरा में या जिन जिन क्षेत्रों में मैंने चुनाव लड़ा है या जीता हूँ, 3 बार सांसद लोकसभा का रहा हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फरीदाबाद रहा हो, चाहे आगरा रहा हो, आप पता कर लीजिएगा कि लोग आज भी ये कह रहे थे कि मैं क्यों नहीं आगरा में या क्यों नहीं इस क्षेत्र में वापस आया। उसकी बहुत सारी वजहें थी कि मैंने बीच में एक गैप मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे और मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तो मैंने हंसते हंसते कह दिया कि अब बहुत ज़्यादा। देखो, मैं आगरा से गया था उमंगों भरे शहर बम्बई में, और मैं वहाँ बसा। उस शहर के अंदर मेरी बसावट हुई, और उसके बाद अगर आज के दिन कोई अगर मुझे बसावट वाला तो शहर नज़र आता है तो वो है गुड़गांव।
बहुत सारे लोग बस रहे हैं, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर बस रहे हैं, और मेरे लिए तो बहुत ही स्वाभाविक सा है कि मेरे तो रिश्ते हैं, मेरे तो अपने बच्चे, मेरी भतीजी, मेरे भतीजा, सब इसी गुड़गांव में शादी हुई और तो मेरी बहन भी आई है पड़ोस में, तो मेरे रिश्ते तो हरियाणा में हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ अब जो है, जो वक्त है मेरा बचा, मैं यहाँ के लोगों के बीच में काम करूँ, यहाँ बसूँ, यहाँ रहूँ। और ज़रूरी नहीं होता चुनाव की जीत हार, तय ये करना होता है कि मुझे बसना कहाँ है। जैसे मैंने तय किया था कि मुझे बसना बम्बई में, तो बसा। जैसे मैंने तय किया था कि मुझे इस उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है, तो की। अब मैंने तय किया है कि मैं गुड़गांव में रहकर हरियाणा की राजनीति करूँगा, क्योंकि पुरखे तो मेरे हरियाणा में ही आए थे। पार्टीशन के बाद तो वो तो यहीं आए थे, या उस वक्त का पंजाब, या उस वक्त का पंजाब कह लिया। तो मैंने तय किया है कि मुझे यहाँ रहना, और जीवन में ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं तय कर लेता हूँ तो फिर मैं वो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मुझे मालूम है कि मैं गुड़गांव में बसूँगा, गुड़गांव के लोग मुझे यहाँ बसावट देंगे। अच्छी बात है, आपने एक बार मुंबई के बारे में ऐसा सोचा और वो सही हुआ। अब आप गुड़गांव के बारे में सोच रहे हैं, पर गुड़गांव में जैसा कि आपने कहा 5 बार के सांसद हैं, 5 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। कभी आपके सहयोगी रहे कांग्रेस में, आपने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और पिछले कई बार से वो लगातार सांसद हैं, 5 बार जैसा मैंने कहा। तो ऐसे में इतने एक तरह से बहुत मजबूत उम्मीदवार कहे जा रहे हैं गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, उनके सामने आपको उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह तो वहाँ के राजा भी हैं, तो आपके लिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं? नहीं, क्योंकि मैं प्रजा हूँ। और दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत रूप में राव इंद्रजीत सिंह के साथ मेरे सहयोगी रहे हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ और उनका परिवार मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और शायद अगर गुड़गांव की धरती का नाम लिया जाएगा तो उससे पहले राव तुलाराम जी का नाम लिया जाएगा। मतलब ये कोई अपने आप में कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं दोष नहीं देता। जब आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है ना, तो फिर वो जिनकी वजह से वो बनता है उनके बारे में छोड़ना कम कर देता है। अब प्रदेश की सरकार थी, मेरा ख्याल 60-65% रेवेन्यू जो है हरियाणा का वो गुड़गांव से आता है जी। मैं बड़ी विनम्रता से, मेरा ये सवाल है कि क्या वो राशि जो हरियाणा में 65% रेवेन्यू देती है, जो शहर या जो क्षेत्र है, क्या उसके लिए जो जिन लोगों की ज़मीनें बिककर बेची हैं, ज़मीनों की कीमत बहुत है, नो डाउट, ज़मीनों पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन गई हैं, नो डाउट, बड़े बड़े महंगे फ्लैट्स, बिल्डिंगें, ऑफिस बन गए, नो डाउट, लेकिन क्या जो रेवेन्यू यहाँ से कमा कर लेके गए हरियाणा की प्रदेश की सरकार 10 साल से जो बैठी थी, क्या उसने गुड़गांव के इन लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ पैसा दिया? क्या वो सुविधाओं को बराबरी से दे सकी? वो डेवलपमेंट वो जो चाहिए, चाहे वो सीवर की छोटी छोटी बातें। देखिए, मैं क्या कह रहे, नाली, सड़कों की, खड़ंजों की बातें करने वाला आदमी हूँ। मैंने कहा ना, मैं प्रजा हूँ, मैं नीचे रह के काम करने वालों में से। मैं जो लोग जो मुझे बनाते हैं, मैं उनका उधार समझता हूँ कि मुझे इनको चुकाना है। और मेरा ये मानना है कि अगर चाहे आप 5 टर्म के रहे हों और 7 टर्म के रहे हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग, मेरे जब भी काम कराया सब, आज देख लीजिएगा आगरा के अंदर दूसरी पार्टियों की सरकारें दिल्ली में हुआ करती थी। मैं वहां से 15,000 करोड़ रुपया लेके आया आगरा के लिए 25 साल के अंदर, जो स्कीम आई थी यूएनआरएम की। डीआरएम का सेंटर लेके आया जो 22-23 सालों से जिसकी डिमांड चल रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था। मुझे ये नहीं था कि आप मुझे मंत्री बना दीजिएगा,
मुझे यही नहीं था कि आप इसको प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तीसरी या चौथी बार। मैंने ये कहा कि मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, और आज भी आगरा से आया हुआ कोई व्यक्ति, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आगरा के लोगों ने ये कहा कि इस बार राज बब्बर नहीं है, हम उसको मिस कर रहे हैं। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी। दोस्त, मेरी तो बहुत ही छोटी छोटी मांगे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं उन मामूली मामूली चीज़ों के लिए इस गुड़गांव में आया हूँ, जो आम लोगों की मांग है, जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डेवलपमेंट है उसकी मांग है। अभी रेलवे स्टेशन है जो मेवात को लेकर कब से मांग कर रहे हैं लोग, नहीं हुई। अभी आप इस तरफ देखिए, गुड़गांव के अंदर सीवर को देखिए, उसकी प्रॉब्लम है पुराने गुड़गांव के अंदर। वो ग्वालियर जैसे गांव में आज भी जो है वो पानी में लोग चल रहे हैं। तो मैंने एक नौजवान प्रत्याशी को देखा जो मुझे अच्छा लगा, कोई कलाकार भाव है उसके अंदर, वो भी चुनाव में है, वो उस पानी में से निकल रहा है। तो मुझे ये तमाम चीज़ें मुझे लगा कि नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सब 5 टर्म में जो अगर आपको लगता है कि सब कुछ गुड़गांव में ठीक हो गया है, तब तो मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर अब भी लगता है कि 5 टर्म के अंदर गुड़गांव के अंदर जो गुड़गांव की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई है, तो मुझे एक बार हाथ मारो। आपकी बातों से आपके कांग्रेस मैनिफेस्टो के वो 5 न्याय 25 गारंटी मुझे याद आ रही हैं कि स्थानीय मुद्दे, लोगों से जुड़े मुद्दे। आप स्थानीय मुद्दे, लोगों से जुड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बहुत स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं, बड़े बड़े आरोप हैं कि कांग्रेस अगर आई तो वो आम लोगों के पैसे छीन करके वो सामान्य दूसरे लोगों में बांटना शुरू कर देगी, वो मंगलसूत्र तक खतरे उत्पन्न कर देगी। और आपको इन सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल देश के प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। देखिए, आप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम राहुल गांधी जी के द्वारा जो 5 न्याय और 25 गारंटी की जो बात की गई है, आपने उसका हवाला दिया। देखिए, विश्वसनीयता जो है ना, वो आंखें चुराने से या मुद्दे को भुलाने से नहीं होती। कांग्रेस पार्टी की सरकार कितने वर्ष रही? 55-60 साल तो रही ना। क्या किसी महिला का, किसी बहन का, किसी बेटी का मंगलसूत्र छीना गया? क्या किसी की प्रॉपर्टी को लेकर दूसरे को दिया गया? नहीं हुआ। क्या आरक्षण को इधर से उधर किया गया? नहीं किया गया। एक बार हो गया। लेकिन अगर आपके पास में नीतियां नहीं हैं और आपके पास में कोई कहने को है नहीं कि मैंने इतने बरस मैंने राज किया है, प्रधानमंत्री के रूप में रहा हूं, और मैं इनके बारे में जो मेरी उपलब्धियां हैं मैं उनके बारे में ना कह के दूसरे के साथ वो चोरी करेंगे, वो आपके घर में डाका डालेंगे, वो आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। इसका माने क्या हुआ कि आप दूसरों पर उंगली उठा के 3 उंगलियां अपने ऊपर उठवा रहे हैं। इतना बड़े व्यक्तित्व का व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है आज भी है भी तो, और वो व्यक्ति अगर ऐसी बातें कर रहा है तो बहुत साफ है कि उनके पास में अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो बोल सकें। कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास ये है जो वो कह रहे हैं कि हम 5 न्याय और 25 गारंटियों की जो बात कर रहे हैं ये हम करेंगे, और वाकई कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने संवारने और सजाने का काम किया इस देश को, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और मनमोहन सिंह जी तक। तो ये एक जो कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी जो एक उसकी जो विरासत है, उसको कोई उस पर उंगलियां उठाकर कोई छीन नहीं सकता। पर यह हकीकत है कि बार बार ये बोला गया है कि जो आरक्षण है उसके मूल स्वरूप में बदलाव करने की कोशिश है, और इसीलिए वो 400 मांग रहे हैं सीटें, ताकि मूल स्वरूप में बदलाव करने की जो कोशिश कांग्रेस करने वाली है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। देखिए, ये चीज बहुत साफ है, आदमी की नीयत से पता लग जाता है। और ये आप क्यों 400 पार कह रहे हैं? अगर 400 पार से पहले आप ये कहिए मेरी ये उपलब्धियां हैं,
तो इसका मतलब आपकी नीयत क्या है? क्या आप क्या चाहते हैं कि देश का ये आखिरी लोकतंत्र का आखिरी चुनाव? ये लोग मानना शुरू कर दिए और ये कोई भरोसा नहीं कि आज जिस तरह से ईडी, सीबीआई, ये तमाम जो एजेंसियां हैं, जो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो अगर कुछ मुंह से निकालता है तो उसके घर में पहले ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, उसके ऊपर केसेस लग जाते हैं। तो ये उस समझदार पर बब्बर साहब, आप कैसे कह सकते हैं? आप लगातार मुखर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आज तक मैंने तो नहीं सुना ईडी, सीबीआई आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आप लगातार क्रिटिसाइज करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके शीर्ष नेताओं को। तो ये एक आरोप कांग्रेस हमेशा लगा देती है उन पर जिनके ऊपर एक्शन होता है। उनकी गलतियां भी तो हैं। गलतियां हैं या नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उसके लिए ना आपको शब्दों का क्या इस्तेमाल करना है और किस तरह से करना है, मैंने हमेशा इस गरिमा को रखा। मैंने कभी व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं की। मैं हंसी में कह रहा हूँ, बुरा मत मानिए। आपने मुझसे 2 बार सवाल किए, एक व्यक्ति विशेष के लिए किए, हमारे मित्र भी रहे हैं, हमारे सहयोगी भी रहे हैं। मैंने व्यक्ति विशेष पर कोई बात नहीं करता। मैं जो मुद्दा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिन मुद्दों को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ, जो मेरी अपनी हैसियत है, जिस काम को मैं करना चाहता हूँ कर रहा हूँ। और जहाँ तक ईडी और सीबीआई का सवाल है, उस पर लेके आ जाएंगे। वो तो सिर्फ कहते हैं ना कि मैं फ़कीर हूँ। मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मेहनत कश हूँ। और मैंने अपनी मेहनत से जो कमाया है उस पर किसी ईडी या सीबीआई की आंख जा भी नहीं सकती। इतनी पैनी आंख कर लें, लेकिन मेरे पास जो है ऐसा शीशे की तरह से क्लीन मिलेगा मेरा 25 साल का, 26 साल का राजनीतिक कैरियर। आप एक दावे के साथ जब बातें कहते हैं तो मुझे आपके 2014 के दावे भी याद आते हैं, 2019 के भी दावे याद आते हैं। ये अच्छी बात है कि आप चुनाव मैदान में डटे रहे और लड़ते रहे। आपने बहुत लोगों की तरह पार्टियां नहीं बदली, जो कि बहुत लोग बदले। पर 14 और 19 से इतर इस बार ऐसा क्या बदलाव आ गया है? मैं आपकी ऊर्जा और जोश का राज समझना चाहता हूं। ऐसा क्या हो गया है इस बार आपको लगता है सब कुछ बदलने वाला है? मैं इस बार ये देख रहा हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा की और उसके बाद में जो उन्होंने ये कंप्लीट किया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा रही। इस यात्रा में जो लोगों के बीच में जो उन्होंने एक आईना दिखाया इस राजनीति का जो इस वक्त देश में चल रही है, उससे लोग जो है बहुत ज़्यादा जोश में हैं। और आप मेरी बात को मान के चले कि ये तमाम ये जो रजवाड़ों की बात कह रहे हैं, जो आप जो बहुत ही धनाढ़ लोगों की बात कर रहे हैं, या बड़े मजबूत जो जिनके पास में बहुत सारे सिपाही हैं, एजेंसियों के, ईडी के, सीबीआई के, और भी बहुत सारी जो है उनके पास में ताकत है, वो ताकतें काम नहीं आएंगी। जब जनता अपनी इस उंगली का फैसला देती है ना, तो बहुत लोग जो हैं धराशायी हो जाते हैं, और इस चुनाव में होने वाला है। लेकिन अगर हरियाणा में गुड़गांव जहां आप जा रहे हैं, प्रयासरत हैं वहां के प्रतिनिधि बनने के लिए, उसने दंगों का दंश भी झेला है और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आपके चुनाव क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र आता है मेवात, वहाँ मरहम लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी और उनके भी बहुत से मुद्दे हैं। कैसे एड्रेस करें? देखिए, पहली बात मैं कहूँगा, जैसे ही आप कहते हैं ना दंगा, तो एक बार सडनली 2 चेहरे और 2 स्थिति नजर आती। मैं नफरत को आगे लेके चलने वालों में से नहीं। जो राहुल जी कहते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान से नफरत को ख़त्म करो, मैं तो इसी बात को मानता हूँ कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और मैं यहाँ मोहब्बत और मोहब्बत का जो पैगाम भी होगा, और जो मेरी ज़ात से, मेरे जिस्म से जो हो सकेगा, मरहम लगाने की ज़रूरत नहीं, गले लगाने की ज़रूरत है। ये अच्छी बात है। चाहे उधर का हो चाहे इधर का, हमें गले लगा के चलना है। अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है। और वो जो आपका लोग बताते हैं कि छात्र के जीवन में भी एक एक्टिविस्ट करियर आपका रहा है, तो उस तरह की बातें जो है आप कहते हैं, लेकिन शक तो आप पर रहता है कि आप फिल्म वाले कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे। तो ये बताइए आपकी
इस दौरान जब आप आ गए हैं फिल्म वापस राजनीति में, तो वो कैसे करियर जगल होगा, क्योंकि एक्टिंग तो आप अभी भी कर रहे हैं। देखिए सुनिए साहब, मैं मकान और ज़मीनें बनाने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के दिलों में घर बनाने आया हूँ। अब लोगों के दिलों में जब घर बन जाता है ना बॉस, तो आप सोचिए जिसके परिवार का कोई व्यक्ति सिनेमा में नहीं गया, जिसके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं गया, मैंने सिनेमा में जाकर भी घर बनाया लोगों के दिलों में, और राजनीति में जाकर भी लोगों के दिलों में घर बनाया। और अगर आगरा में चुनाव जीता तो मैं दीवारों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जो बसावट थी उससे जीता। और आज मैं बसने आया हूँ गुड़गांव में, और मैं लोगों के दिलों में घर बसा के जीऊँगा और यहाँ पे बसूँगा। हमारी शुभकामनाएं, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।